हम्म। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी लोग जुड़िए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे मूल अधिकारों की, और हम लोगों ने कल अनुच्छेद 18 तक उपाधियों के अंत तक पढ़ लिया था कि सर शायद अस्पष्टता के अंत तक पढ़ा था अनुच्छेद 18। आज हम लोग करेंगे अनुच्छेद 18 से स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए। देखिए, अगर बात करेंगे मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकारों के बारे में एक बार रिवाइज करा देता हूं कि संविधान के किस भाग में है। तो भाग 3 में। कौन से भाग में? 3 में। कहाँ से कहाँ तक? तो 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का जिक्र है। संविधान में कुल कितने मूल अधिकार थे? तो 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? तो 6 हैं। 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। उसको क्या किया है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से उसे मूल अधिकारों की सूची से निकालकर उसको वैधानिक या कानूनी या लीगल अधिकार बना दिया, लीगल राइट बना दिया है अनुच्छेद 300 का संविधान के भाग 12 में शामिल करके। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। अब बात करते हैं कि सर संविधान के किस भाग को मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान के भाग 3 को मेग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान की अगर बात करें कि हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सर अमेरिका का संविधान कब बना? तो 1787 में। लागू कब हुआ? 1789 में। अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकार नहीं थे, बाद में शामिल किए गए। और कब शामिल किए गए थे? तो 1791 में मूल अधिकारों को अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ठीक है, यहां से हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। कल 17 तक पढ़ा था क्या? हाँ जी, कल 17 तक पढ़ा था क्या? देखिए, मैंने बताया है जैसे ही पॉलिटी खत्म होगी आपकी हिस्ट्री नवीन सर के द्वारा करा दी जाएगी। अनुच्छेद 18 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 18 की अगर मैं बात करता हूं, तो अनुच्छेद 18 में लिखा है उपाधियों का अंत। किसका अंत बेटा? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। ठीक है, क्या लिखा है इसमें अनुच्छेद 18 में? उपाधियों का अंत। द एंड ऑफ टाइटल। द एंड ऑफ टाइटल। तो आप कहेंगे द एंड ऑफ टाइटल, तो ये जल्दी से बताइए भैया द एंड ऑफ टाइटल के बारे में कि उपाधियों का अंत, कि कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं करेगा। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर डॉक्टर करते हैं ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो डॉक्टर जो है कहते हैं ना डॉक्टर राम सिंह, डॉक्टर BK बंसल, तो उनके आगे क्यों डॉक्टर लगा हुआ है? डॉक्टर उपाधि नहीं है, डॉक्टर एक डिग्री है। डॉक्टर क्या है? एक डिग्री है। उपाधि कैसे होती थी? जैसे राजा राम मोहन राय, तो राजा उनकी उपाधि थी। केसर ए हिंद ये उपाधि थी। तो हुआ क्या? अब्दुल गफ्फार खान साहब, उनको सीमांत गांधी कहा गया। तो हमारे भारत में अब ऐसी उपाधियां नहीं दी जाएंगी, ऐसी उपाधि नहीं दी जाएंगी। ठीक है जी। तो एंड ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत। अब बात करते हैं सर स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन से आर्टिकल में है। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में होगा, कौन से आर्टिकल में स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। अब यहां पर चर्चा होगी कि सर 19(1)(a), अगर 19(1)(a) की बात करते हैं तो आप कहेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(a) कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि सर 19(1)(a) में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 19(a) में बेटा प्रेस की स्वतंत्रता है। देखिए 19(1)(a) में ही किसकी स्वतंत्रता होगी? फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता होगी, अखबार की स्वतंत्रता होगी। किसकी स्वतंत्रता होगी? अखबार की स्वतंत्रता है। कि सर अखबार की स्वतंत्रता किस में दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब अखबार की स्वतंत्रता। आप कहेंगे सर अखबार की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में दी हुई है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) में। अनुच्छेद 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं
आपको जैसे कि भैया दीपिका पादुकोण पसंद आ गई, आप गए और आपने कहा कि दीपिका पादुकोण आई लाइक यू, आप कह सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा है। सामने वाले की भावनाएं आहत ना हो, सामने वाले की फीलिंग को आप डिस्ट्रॉय ना करें। मान लीजिए दीपिका पादुकोण को यदि गुस्सा आया तो वो आपके ऊपर चप्पल भी लगा सकती है, आपके ऊपर चप्पल लगा सकती है। ठीक है जी। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19(1)(a) में दी हुई है कि सर 19(1)(a) में किसकी, प्रेस की स्वतंत्रता है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम टू फ्लाई द नेशन फ्लैग। आप कहीं भी, आप अपने घर पर, घरों पर, ऑफिस पर, घरों पर, ऑफिसों पर, ठीक है, कहां पर, घरों पर या ऑफिसेस पर आप फ्लैग फहरा सकते हैं। यह अधिकार आपको 19(1)(a) के माध्यम से मिलता है कि आप राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकते हैं। राइट टू नो, राइट टू नो मतलब जानने का अधिकार। राइट टू नो जानने का अधिकार क्या है, जैसे कि आपको बेटा ये जानने का अधिकार है, जानने का अधिकार किस में लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर राइट टू नो जानने का अधिकार होगा 19(1)(a) में। अब शांत रहने की स्वतंत्रता भी 19(1)(a) में है, फ्रीडम टू बी क्वाइट। अब जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, उनको ये अधिकार कहां से मिल गया कि वो इतना कुछ बोल पाते हैं, वो इतना कुछ बोल पाते हैं, तो उनको ये अधिकार कहां से मिला है, उन्हें ये अधिकार 19(1)(a) से मिला है। आपने देखा होगा कुछ नेता हैं, दो नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, हैदराबाद के दो नेता हैं, वो कहते हैं हम तो नहीं बोलते भारत माता की जय, हमें तो हमारे संविधान ने अधिकार दिया है शांत रहने का। तो ये शांत रहने का जो अधिकार दिया है, शांत रहने का जो अधिकार दिया है, वो बेटा 19(1)(a) के तहत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका, स्वतंत्रता का अधिकार है। समझ गए आप लोग यहां पर। चलिए, तो आप लोगों ने लिखा कि सर यहां पर एक अधिकार और है, एक अधिकार मैं आप लोगों को बता देता हूं और होगा इंटरनेट। यहां पर अगर पूछा जा रहा है यूज ऑफ इंटरनेट, तो आप क्या कह सकते हैं, यूज ऑफ इंटरनेट का मतलब है 2017 में इसको शामिल किया गया, 2017 में से स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल कर लिया गया। हुआ क्या था, एक लड़का था सुमित करके, सुमित त्यागी नाम का कोई लड़का था, जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी कि मेरे पास उत्तर प्रदेश सरकार से एक मैसेज आया है कि आपने पॉर्न साइट को खोला है, इस प्रकार का एक मैसेज आया। अब हुआ क्या, तो पोर्नोग्राफी एक्ट के तहत उसके ऊपर केस हो जाता है। जो पॉर्न आता है, मेरी मर्जी में क्या देखूं, अगर आपको डर है कि हमारा यूथ बिगड़ रहा है, हमारे यूथ को समस्या है, तो आप उन सहयोग स्वतंत्रता के अधिकार में आता है 19(1)(a) में, तो क्या हो जाता है 19(1)(a) में आ जाता है। तो आप कहेंगे सर इंटरनेट का प्रयोग, यूज ऑफ इंटरनेट किस में आ जाता है, तो आप कहेंगे सर यूज ऑफ इंटरनेट फंडामेंटल राइट 19(1)(a) के तहत माना जाता है। ठीक है जी, समझ गए आप लोग यहां पर। विदेश जाने की यात्रा अनुच्छेद 21 में है, अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, और धीरे, इससे धीरे ही क्या पढ़ाएंगे, इससे धीरे तो फिर आप मत ही पढ़िए। बताइए, इतना धीरे चल रहे हैं, इतना धीरे चल रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि सर बता, तो इससे धीरे तो हम क्या ही चलेंगे, बताओ जल्दी से। लिख लिया आप लोगों ने, इतना जल्दी से लिख लीजिए, आराम से लिखिएगा, आराम से लिखिएगा। हाँ जी, पढ़ेंगे पीडीएफ से, जो बड़ा टॉपिक होगा पीडीएफ से पढ़ेंगे। अब आपको पढ़ना है तो पढ़ें भैया, नहीं पढ़ना है तो बाद में पढ़ लेना, पीडीएफ से ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। लिख रहे हैं आप लोग ये सारी चीजें, लिख लिया हो तो थम जरूर कर देना, थम जरूर कर देना मेरे बच्चे, ताकि मैं आगे चलूं। ओके, नीचे दिखाना कमेंट क्या था। चलिए, लिख लिया यहां तक कि भैया ये बताइए, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19(1)(a) में क्या लिखा है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता है, जानने का अधिकार है, शांत रहने की स्वतंत्रता
आगे बात करते हैं सर 19(1)(b क्या कहता है। अब 19(1)(a) हमने पढ़ लिया, अब हम 19(1)(b) पढ़ेंगे, शांतिपूर्वक एवं निरस्त सम्मेलन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। अब इसमें क्या है कि आप कहीं भी धरना दे सकते हैं, बैठ सकते हैं, आप कहीं भी धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पब्लिक सेफ्टी ध्यान में रखते हुए एक ऐसे स्थान पर या बेटा ऐसे खाली स्थान पर आप धरना देंगे, खाली स्थान पर, जिससे पब्लिक परेशान ना हो, जिससे पब्लिक को परेशानी ना हो। आप ऐसे स्थान पर धरना देंगे, ऐसे स्थान पर धरना देंगे जहां पर किसी भी पब्लिक को कोई समस्या ना हो। ऐसा कहां लिखा है, अनुच्छेद 19(1)(b) में लिखा है कि शांतिपूर्वक एवं निरस्त सम्मेलन की स्वतंत्रता, आप बैठक कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन आपको बेटा हथियार रखने की आजादी नहीं है, आप बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकते हैं। निशस्त्र का मतलब होता है बिना हथियारों के, कि आप बिना हथियारों के क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे बिना हथियारों के बेटा क्या करेंगे, तो आप सम्मेलन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 19(1)(c). 19(1)(c) क्या कहता है, 19(1)(c) में लिखा हुआ है कि सभा, संघ एवं सहकारी कोऑपरेटिव कंपनी है, वो तो कोऑपरेटिव कंपनी है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सर अनुच्छेद 19(1)(c) सभा, संघ, सहकारी समितियां बना सकते हैं। इसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है। जानते नहीं कि भैया अपनी सभा, संघ, कि भैया मैंने तो अपना एसोसिएशन बना लिया, अपनी पार्टी बना ली। देखिए हुआ क्या, आपने ध्यान दिया होगा कि केजरीवाल सरकार कब बनी थी, केजरीवाल पार्टी कब आई, आम आदमी पार्टी कब आई, जब अन्ना हजारे जो है आंदोलन चला रहे थे, लोकपाल बिल को लेकर आंदोलन चल रहा था। उस दौरान एक नई पार्टी ने जन्म लिया, कौन से आर्टिकल के तहत बनाई थी, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत बनाई थी, तो आप कहेंगे कि वो आप पार्टी बनी थी 19(1)(c) के तहत, क्योंकि उन्हें अधिकार है कि वो अपनी सभा, संघ, सहकारी समितियां बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 19(1)(d) की। 19(1)(d) क्या कहता है, 19(1)(d) क्या कहता है, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे सर 19(1)(d) में क्या, जहां पर आतंकवादियों की गतिविधि ज्यादा हो, जहां पर टेररिज्म ज्यादा हो, ऐसे स्थानों पर हो सकता है आपको ना जाने दिया जाए। चलिए बेटा, जिसकी क्लास नहीं चल रही है, एप्लीकेशन नहीं चल रही है, वो एक काम करेंगे, वो पहले तो एप्लीकेशन को डिलीट करेंगे, उसके बाद वो दोबारा से इंस्टॉल करेंगे, फिर लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो आपका वो चलने लग जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने पढ़ लिया कि 19(1)(d) में है, भारत में कहीं आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी अपना निवास कर सकते हैं, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल। आप भारत लिखना चाह रहे होंगे, तो या तो आप लिख ही पा रहे होंगे या फिर समझ ही पा रहे होंगे। आप एक काम कर पाएंगे, या तो समझ पाएंगे या फिर लिख पाएंगे। तो अभी मैं बस ये कहूंगा कि अभी आप लोग क्लास को समझ लीजिए, और जैसे ही पीडीएफ अपलोड हो जाए तो आप पीडीएफ से अपने नोट्स बना लीजिए, फिर अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है बेटा, मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि आप दोनों में से एक काम कर रहे होंगे, या तो आप समझ रहे होंगे या फिर बेटा आप उसके लिख रहे होंगे। तो आपको दोनों में से एक काम करना है, या तो समझने या फिर लिख लें। समझेंगे तो बाद में आप लिख भी सकते हैं, केवल आप लिखेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक बार फिर से रिवीजन कराता हूं। 19(1)(b) में लिखा हुआ है कि शांतिपूर्वक एवं निरस्त सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19(1)(c) में लिखा है सभा, संघ एवं सहकारी समितियां बना सकते हैं। 19(1)(d) में लिखा है कि भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। 19(1)(e) में लिखा है निवास या बसने की स्वतंत्रता है।
ठीक है भैया, चलिए, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, शानदार। हिस्ट्री माय डियर, जैसे ही पॉलिटी खत्म होती है नवीन सर हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, और मैंने प्रॉमिस किया कि 30 क्लासेस में मैं इसको खत्म कर दूंगा, 30 क्लासेस में मैं इसको खत्म कर दूंगा। बिल्कुल, लिख लिया आप लोगों ने, बिल्कुल मेरे बच्चे, हाँ जी, बहुत बढ़िया, हाँ जी, चलिए लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। लिख लिया हो तो थम कर देना एक बार जल्दी से, थम कर देना बेटा एक बार जल्दी से, अगर लिख लिया हो तो आप लोग थम कर देना। चलो लिख लिया आप लोगों ने, यहां पर आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। 19 जी क्या कहता है, 19 जी में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एनी एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड, आप अपनी जीविका यापन करने के लिए, आप अपनी जीवन याचिका को चलाने के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए अपना व्यापार करेंगे। व्यापार करने की, ट्रेड करने की जो स्वतंत्रता है वो किसने दी है, तो वो आर्टिकल 19 जी ने दी है। एफ कहां गया, अब आपके मन में डिमांड होगी कि सर एफ भी तो आता है जी से पहले, एफ कहां चला गया, तो मैंने कल बताया था कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 19 एफ को समाप्त कर दिया है। ठीक है जी, यहां पर आप लोग पढ़ लेंगे। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। 19 सी क्या कहता है, 19 जी तो हमने पढ़ा कि भैया जैसे कि कोई भी है ठेला लगाता है, क्या करता है, कोई ठेला लगाता है, मान लीजिए वो ठेला लगा रहा है, उसे ठेला लगाने का अधिकार है, लेकिन वो ठेला ऐसी जगह पर नहीं लगाएगा जिससे किसी के आने जाने को प्रभाव पड़े, जिससे किसी को समस्या हो। मान लीजिए मंदिर है, अब मंदिर के बराबर अंडे का ठेला लगा ले तो क्या लगा सकता है, नहीं लगा सकता, क्योंकि वहां पर धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, वहां धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। ठीक है, लिए ठीक सर, हम समझ लेते हैं बाद में लिखते हैं। अरे बहुत बढ़िया, यही तो समझदारी होती है, यही तो समझदारी होती है। चलिए यहां पर आप लोगों ने लिख लिया, हाँ बहुत बढ़िया। वो कहते हैं ना कि क्या बेचकर तुझे खरीदूं ए जिंदगी, क्या बेचकर तुझे खरीदूं ए जिंदगी, मेरा तो सब कुछ गिरवी पड़ा है जिम्मेदारियों के बाजार में। क्या बेचकर तुझे खरीदूं ए जिंदगी, मेरा तो सब कुछ गिरवी पड़ा है जिम्मेदारियों के बाजार में। तो आप लोग पढ़ लें, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि सर दोष सिद्धि से संरक्षण, इसका मतलब क्या है कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस, मतलब जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए किसी को दोषी नहीं माना जाएगा। आपने देखा होगा कोर्ट में कभी भी वकील वो दोषी नहीं कहता है, वो अपराधी नहीं कहता, वो कहता मुवक्किल, मेरे क्लाइंट पर ये आरोप लगे हैं। क्यों नहीं कहते वो अपराधी, क्योंकि जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए किसी को दोषी नहीं माना जाएगा। अब इसके 3 खंड हैं। 19 कहता कार्योत्तर विधि में संरक्षण, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब है कि यदि आज कानून बना है कि किसी को बेटा चांटा मारना गुनाह है, लेकिन कल तक चांटा मारना गुनाह नहीं था, चांटा मारना अपराध नहीं था, तो कल अगर किसी ने चांटा मारा था और कानून आज बना है तो कल जिसने चांटा मारा उसे सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि कल तक कानून नहीं था। इसका मतलब है कि जब विधि बनाई गई है, कानून बनाया गया है, कानून से पहले जो भी अपराध हुए हैं वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। मान लीजिए कि भैया किसी को जो है साफ पानी पीना अधिकार है, मूल अधिकार आता है ना मूल अधिकार में, स्वच्छ पानी। मान लीजिए मैंने आपको डांट दिया, कल डांटा था तो कल तक वो अपराध नहीं था, लेकिन आज बहुत सारे बच्चे नाराज हो गए,
आज बहुत सारे बच्चे नाराज हो गए। तो आज कानून बन गया भाई डांटना अपराध है, तो आज से वो कानून माना जाएगा। वो कल वाली जो डांट मैंने लगाई थी वो अपराध नहीं होगी, वो अपराध नहीं होगी। ठीक है जी। चलिए, दोहरे दंड से संरक्षण, कंजर्वेशन फ्रॉम डुअल पनिशमेंट, ये आती है 20 खंड 2 में। इसमें लिखा है कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। 20 खंड 2 कहता है दोहरे दंड से संरक्षण, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। मान लीजिए यहां भैया बैठे हुए हैं, ये क्लास करा रहे हैं मेरी, क्या नाम है तुम्हारा? देवेंद्र। अब ये देवेंद्र यहां बैठे हुए हैं। अब देवेंद्र का यदि मैं मर्डर कर देता हूं, मुझे सजा हो गई, मुझे 20 साल की सजा काट के मैं चलाया, लेकिन मुझे देवेंद्र तो बाहर जिंदा दिख गए। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने इनका मर्डर किया ही नहीं था, मैं झूठे केस में फंसाया गया और मैंने दोबारा से मार देता हूं तो मुझे सजा नहीं होगी, क्योंकि मैं इनके मर्डर की सजा पहले ही काट चुका हूं। ठीक है, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। किसी एक व्यक्ति को मारने के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहां पर आप लोग ये सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए यहां तक आप लोग लिखेंगे। अनुच्छेद 20 खंड 3 क्या कहता है? यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यह आर्टिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसे स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बाध्य नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। तो आप लोग कहेंगे सर यहां पर बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि सर स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा कि पुलिस केस में किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती कि आप ये बोलो कि अपराध मैंने किया है, जबकि पुलिस मारती है, तोड़ती है, सब कुछ करती है। लेकिन कानूनी भाषा क्या है कि किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं आप? अब मान लीजिए कि पुलिस ने बयान ले लिया और वो कोर्ट में गए और पुलिस ने कहा कि साहब इसने स्वीकार किया है कि इसने मर्डर किया है, लेकिन कोर्ट उनके पुलिस के बयान को नहीं मानेगी। पुलिस के बयान को कोर्ट नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि नियम ही नहीं है कि स्वयं के खिलाफ गवाही देने का, नियम ही नहीं है। वो व्यक्ति कह देगा कि भैया मुझसे तो मारपीट के बयान लिया है इन्होंने, मुझसे तो मारपीट के बयान लिया, मैं कैसे, मुझे तो मजबूरन कहना पड़ा कि हाँ मर्डर मैंने किया, हाँ चोरी मैंने की। तो कोर्ट पुलिस के बयान को नहीं मानती है। कोर्ट को वीडियोग्राफी चाहिए, तभी तो पुलिस यदि किसी का बयान लेती है तो वीडियो बनवाती है। आपने देखा होगा, यूट्यूब पर भी देखा होगा कि भाई किसी का कोई बयान लिया जा रहा है तो वीडियो बनवाई जा रही है वहां पर, ताकि वो वीडियो एविडेंस के रूप में कोर्ट में पहुंचा दी जाए, कोर्ट में पहुंचा दी जाए। ठीक है जी। नहीं, देवेंद्र भैया को नहीं मारेंगे, वो तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, एक एग्जाम्पल दिया था। ठीक है जी। तो आपको मैंने बताया कि इसमें क्या है, जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए दोषी नहीं माना जाएगा। यहां पर यदि कानून आज बना है और कोई अपराध कल हुआ है तो कल वाले के लिए सजा नहीं होगी। जैसे कि एक मेहरौली में गैंगरेप हुआ था, मेहरौली गैंगरेप हुआ था, आपको याद होगा, आपने सुना होगा बहुत ज्यादा कि मेहरौली गैंगरेप में लड़की की हत्या कर दी, रेयर ऑफ केस में आया था, जघन्य अपराध में उसको माना गया। तो उस मामले में कहा गया कि जो 18 साल से कम उसे फांसी नहीं हो सकती, लेकिन उस अपराध के बाद, उस रेयर ऑफ केस के बाद कानून बना दिया यदि ऐसा मामला दोबारा से आता है तो 16 वर्ष के लड़के को भी फांसी हो जाएगी। अब आप कहोगे सर विनय पाठक को क्यों नहीं हुई? विनय पाठक तो 17 साल कुछ महीने का था, वो भी तो दोषी था, उसने भी तो रेप किया था, उसको फांसी क्यों नहीं हुई? क्योंकि कानून बाद में बना, कानून बाद में बना, इसलिए विनय पाठक जो कि राक्षस था उसको फांसी नहीं हुई, वो बच गया, बाकियों को फांसी हो गई, एक वैसे ही मर गया। तो जिस दिन कानून बनेगा उस दिन से अपराध माना जाएगा। समझ गए आप लोग बेटा? सार्थक, लव यू मेरे शेर। चलिए लिख लिया होगा। अब बात करते हैं बेटा अनुच्छेद 21।
अनुच्छेद 21 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 21 में लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि भैया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इसमें और क्या क्या शामिल कर दिया है? तो इसमें विदेश जाने की स्वतंत्रता शामिल है। किसकी? विदेश जाने की स्वतंत्रता। पहले अनुच्छेद 19 में थी, अब ये अब 19 से निकालकर 21 में डालती है। जाने की स्वतंत्रता, विदेश जाने की स्वतंत्रता, ठीक है जी, विदेश जाने की स्वतंत्रता। ये किसमें था? तो ये बेटा मेनका गांधी बनाम भारत संघ, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट 1978 का केस था, 1978 का मामला था। इसमें कहा गया कि भैया विदेश जाना उसके दैहिक स्वतंत्रता में आता है। दूसरा क्या है? चिकित्सा की सहायता। मान लीजिए पहले क्या होता था, एक्सीडेंट हुआ, गोली लग गई, कुछ भी हुआ, डॉक्टर कहते थे भाई पुलिस केस है, हम तो एकदम से नहीं लेंगे, हम तो एडमिट नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस केस है, जब तक पुलिस आएगी तब तक तो वो मर जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, अगर पुलिस केस भी है तो पुलिस को आप बुला लीजिए, फोन कर दीजिए, लेकिन आप ट्रीटमेंट पहले कर दीजिए, ट्रीटमेंट करना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या कहा, यह भी इसमें आ जाएगा। और यहां पर स्वच्छ पानी, स्वच्छ आप कहेंगे सर इसमें क्या होगा, तो आप कहेंगे सर स्वच्छ पानी पीने का अधिकार। पानी का अधिकार बेटा क्या है, ये उनका मूल अधिकार है। स्वच्छ पानी पीने का अधिकार उनका मूल अधिकार है। अब बात करते हैं कि सर अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A को कब जोड़ा गया है, तो इसे 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में इसको जोड़ दिया गया। इसमें कहा कि 6 साल से लेकर 6 ईयर से लेकर 14 ईयर्स तक, 6 ईयर से लेकर 14 ईयर्स तक क्या होगा बेटा, 14 ईयर्स तक शिक्षा, निशुल्क शिक्षा दी जाएगी, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। क्या होगा, अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो शिक्षा का अधिकार किसमें, 21A में। कि सर इसको, ये एक्ट कब बना था, ये एक्ट बना 2009 में। कब बन गया, 2009 में। इसको ऐसे लिखना कि सर ये एक्ट कब बना है, तो ये एक्ट बना 2009 में। कब, 2009 में। इसे लागू कर दिया 1 अप्रैल 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में इसे लागू कर दिया। क्या कर दिया, लागू कर दिया। कि शिक्षा का अधिकार लागू कब किया था, तो आप कहेंगे, चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, लिख रहे हैं आप लोगों को यहां पर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। ये आपने पढ़ लिया, आगे बात करते हैं सर अनुच्छेद 22 क्या कहता है। इसमें लिखा है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेन अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में आपको डिटेन, निरोध मतलब डिटेन का मतलब है घर पर हाउस अरेस्ट करने पर प्रतिबंध है। आप जानते हैं कि बहुत सारे मामलों में क्या होता है कि पुलिस घर पर हाउस अरेस्ट कर लेती है, कि उसके बाहर पुलिस लगा देती है घर के बाहर कि ये बाहर ना जाए। किसी ने यदि कोई बयान दिया है जिससे सांप्रदायिक दंगे फैलें, तो ऐसी स्थिति में 86वां संविधान संशोधन 2002 है बेटा, 86 लिखा है मैंने, 86 लिखा है। लेकिन लागू कब हुआ था, लागू कब हुआ, 2009 में, या बना 2009 में। इसको कानून के रूप में स्वीकार किया गया। क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया, कानून के रूप में स्वीकार कर लिया और बेटा लागू कर दिया 2010 में, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर आर्टिकल 22 क्या कहता है, कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो इसमें क्या होगा, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, कारण
कि भैया क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है। दूसरे की अगर मैं बात करूं कि सर कारण क्या होगा, रीजन क्या होगा, दूसरा यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, दूसरा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि उसको अपने पसंद का वकील चुनने का अधिकार होगा। वकील यानी कि एडवोकेट वो अपना चुन सकता है ताकि उसका केस लड़ा जा सके, एडवोकेट चुनने का अधिकार होगा। और यहाँ पर यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। किसके समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। मैजिस्ट्रेट यानी कि बेटा जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है उसके सामने पेश करना पड़ेगा। अब पुलिस क्या करती है, जैसे कोई भी अपराधी है, कोई भी व्यक्ति है, तो हुआ क्या है, हुआ क्या है बेटा, तो किसी को गिरफ्तार करना है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उसे फ्राइडे की नाइट में गिरफ्तार करते हैं ताकि सैटरडे और संडे का टाइम मिल जाए, क्योंकि सैटरडे संडे में कोर्ट बंद रहती हैं। तो इसलिए सैटरडे की या फ्राइडे की नाइट में वो गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तारी दिखाते हैं मंडे की। गिरफ्तारी कब दिखाते हैं, मंडे की दिखाते हैं। चलिए लिख लिया आप लोगों ने यहाँ पर सारी चीज़ों को। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार फिर से बता देता हूँ। अनुच्छेद 21 में क्या लिखा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21A में है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। अनुच्छेद 22 में लिखा है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लिख लीजिए बेटा। यात्रा के समय को मिलाकर 24 घंटे पढ़ा था, गलत पढ़ा है फिर आपने। यात्रा के समय को छोड़कर, इसमें यात्रा के समय को छोड़कर, यात्रा ट्रेवल के टाइम को छोड़कर, समय को छोड़कर। अब मैं बता देता हूं क्यों ऐसा बोल रहा हूं छोड़कर, मैं बता देता हूं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। क्राइम किया दिल्ली में, पकड़ा गया कन्याकुमारी में, तो कन्याकुमारी से दिल्ली तक लाने में जो समय लगेगा वो इस 24 आवर्स में काउंट नहीं होगा, वो इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है जी, लिख लिया आप लोगों ने सारी चीजों को। हाँ जी बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत शानदार, यहाँ तक आप लोग पढ़ लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि संविधान में एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ कर आओगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या लिखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अनुच्छेद 23 में क्या लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। यहां पर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, किसी से जबरदस्ती काम करवाना, किसी को बेचना, किसी को, बच्चे को, महिलाओं को बेचना, दुर्व्यापार मतलब बेचना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जबरदस्ती उनको बेच देना, उनसे जबरदस्ती काम कराना, बिना पैसे के काम कराना, बलात् श्रम। अब आप लोग ऐसे समझो जैसे कि भैया आप घर में रह रहे हो, मम्मा ने आपसे दूध मंगाया, आपने मम्मा को मना कर दिया, आपकी माताजी ने आपसे दूध मंगाया कि बेटा जब पास की दुकान से एक दूध की थैली ला दे, आप कह रहे नहीं मम्मा मैं नहीं जा रहा, लेकिन पड़ोस वाली आंटी ने कहा कि अरे राजू बेटा एक थैली दूध तो ला दो, तो राजू भाग कर गए एकदम से, लाई आंटी मैं ला के देता हूं, क्योंकि राजू को जो है आंटी की लड़की को इम्प्रेस करना है, इम्प्रेस करना है। तो राजू जो है भागकर दूध ले आए। फिर मम्मी क्या कहती हैं, बेगार ही करते रहना, अपना काम मत कर लेना, बेगार करते रहना मतलब फ्री का काम करते रहना। इस तरह की कहावत आपको केवल एंटरटेन करने के लिए है। तो मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है मनुष्यों को बेचना और जबरदस्ती बिना पैसे के काम कराना। फोर्स लेबर का मतलब है जबरदस्ती काम कराना। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, अनुच्छेद 24 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, 14 साल से कम आयु के बच्चे को, 14 साल से कम आयु के यानी कि एज के बच्चे को
बच्चे को जोखिम वाले कारखानों में, जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि सर जैसे कि कारखाने हो गए, ठीक है, कारखाने हो गए, होटल्स हो गए, रेस्तरा हो गए, छोटे छोटे, इन पर यहाँ पर 14 साल से किसी बच्चे को नहीं लगाया जाएगा। आपने देखा हो चाय की दुकान पर गए तो छोटा सा बच्चा आ रहा है चाय लेकर, वो दंडनीय अपराध है। इसी के लिए कैलाश सत्यार्थी जी को क्या मिला है बेटा, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 2014 में। इसी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया 2014 में। तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ऐसे बच्चे जो 14 साल से कम एज के हैं उन्हें किसी भी जोखिम वाले नियोजन या कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है भैया, लिख लीजिए इतना। समझ गए कि सर 23 क्या कहता है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। 24 क्या कहता है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया बेटा। अब ये बताओ कि यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं हो रही होगी आपको, कोई समस्या हो रही है तो प्लीज़ बता दीजिए। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, किसी को कोई समस्या हुई क्या? मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई समस्या हुई होगी, क्योंकि हाथ से लिखने में भी इतना ही समय जाएगा जितना समय मैं आपको यहाँ पर लिखने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, कल की पीडीएफ बाइलैंग्वेज अपलोड नहीं हुई है, चांदनी गुप्ता जी कह रही हैं, एक बार चेक कर लेना। चलिए अभी हम चेक करके करवा देंगे। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कि सर 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 में लिखा है कि अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता किस में आती है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। तो आप कहेंगे सर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस किस में आती है? कि आप अपने मन से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, मन से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता, मन से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अब यहां पर क्या मेरा मन है कि मैं सनातन धर्म को मानूं, मेरा मन है इस्लाम को मानूं, मेरा मन है बेटा पारसी को मानूं, मेरा मन है बौद्धिज्म को मानूं, मेरा मन है मैं सिख को मानूं। तो जो मेरा मन होगा मैं उस मन से मेरी जो इच्छाएं होंगी मैं उसको मान सकता हूं। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 में लिखा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। जैसे कि मंदिर समितियां हो गई, गुरुद्वारा समिति हो गई, मस्जिद समिति हो गई, इन समितियों को क्या होगा? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आजादी होगी। जैसे कि भंडारा हो रहा है, एक भंडारा समिति होती है, उसको भंडारा कराने की आजादी है, उसको भंडारे के कार्यों को करने की आजादी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना। ठीक है बेटा, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कौन से आर्टिकल में आते हैं? 26 में आते हैं। किस में आते हैं? 26 में। अनुच्छेद 27 में क्या लिखा हुआ है? 27 कहता है धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। यानी कि अगर जो भी दान आपने दिया है, दान देने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा।
मतलब आपने कोई भी दान दे दिया, आपने बेटा डोनेशन दे दी, कोई भी डोनेशन दे दी आपने, फ्रीडम टू टैक्सेस फॉर रिलीजियस प्रमोशन, आपने धार्मिक कार्यों के लिए कोई दान दिया है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मान लीजिए आपने भैया 5 लाख रुपए दे दिए मंदिर बनने के लिए, तो आपके 5 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहां पर धार्मिक कार्यों की आजादी है, यहां पर बेटा धार्मिक कार्यों पर दिए गए किसी भी पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फ्रीडम टू टैक्सेस फॉर रिलीजियस प्रमोशन, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए जो दिया गया पैसा है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता, फ्रीडम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फ्रीडम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो भी शिक्षण संस्थान चलाए जाते हैं, जो भी शिक्षण संस्थान चलाए जाते हैं, ठीक है, जो भी शिक्षण संस्थान राज्य द्वारा चलाए जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, उनमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब हुआ क्या है बेटा, हम बात कर रहे हैं कि कहां पर बेटा उत्तर प्रदेश में कुछ मदरसों को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया, मदरसों को क्यों बंद कर दिया? क्योंकि अनुच्छेद 28 कहता है कि ऐसा कोई भी शिक्षण संस्थान जिसे राज्य के द्वारा पैसा मिलता है, राज्य की सैलरी मिलती है, राज्य सरकार द्वारा सैलरी दी जाती है, उस सैलरी मिलने वाली संस्थान में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो बेटा कुछ मदरसे थे जो इल्लीगल तरीके से चल रहे थे और वहां पर केवल और केवल इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी, जिसके कारण उनको बंद कर दिया गया। बहुत सारे मदरसों में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे थे जहां पर केवल और केवल इस्लामिक शिक्षा ही दी जाती थी। तो ऐसे मदरसों को उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया। ठीक है, कहां पे बेटा मानव गलत था? ओहो, यहां पर लिखा है मानव। ओहो, चलो ये ठीक है, अब ठीक कर दिया मैंने, मानव। चलिए ठीक है बेटा, इसको आप लोग लिख लीजिए जल्दी से आप लोग इसको लिखिएगा। बहुत बढ़िया, भारत कुमार यादव, लव यू टू मेरे शेर, जितने भी प्यारे बच्चे हैं। देखिए मैं मानता हूं, मैं आपकी एक समस्या को जो मैंने समझा है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बेसिक चीजें पढ़ते हैं, अब उन्हें लिखने में ही समझ में आता है, अब वो थोड़ा सा उनको मॉडिफाई करने में समय लगेगा, लेकिन यदि वो मॉडिफाई कर गए तो मेरा यकीन है कि सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोकेगा। ये मेरा यकीन भी है, मेरी गारंटी भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर आपको दोनों लैंग्वेज मिल रही है, प्रॉपर लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश प्रॉपर दोनों को समझ में आ रही होंगी, अच्छे से आप कर रहे होंगे। ठीक है, और मैं तो दुआ भी यही करता हूं सभी से कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे शिव भोलेनाथ, हे गुरु नानक, कि इन बच्चों का सिलेक्शन करवा देना। भले ये मुझे गाली ना देते हो, लेकिन ये मेरे छोटे भाई बहन हैं, इनका सिलेक्शन जरूर करवा देना, इनका सिलेक्शन जरूर करवा देना। ठीक है, भले ही अंदर अंदर मुझे गालियां देते हो, लेकिन मैं ऊपर वाले से, भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, हे ईश्वर, हे मेरे भगवान, इन मेरे बच्चों को, इन मेरे शरारती भाई बहनों को सिलेक्शन जरूर दिलवा देना। इनके जीवन में जो सफलता मिलेगी, उस सफलता से इनके पेरेंट्स जो खुश होंगे और इनके पेरेंट्स के आंखों में वो खुशी के आंसू भी आ गए, तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सार्थक हुआ, मेरा पढ़ाना, मेरी मेहनत एक सार्थक दिशा में थी, इन बच्चों की मेहनत एक सार्थक दिशा में थी। हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि सब बच्चों का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिसके नसीब में है, जिसकी मेहनत है, उसको सिलेक्शन मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो दिल से यही दुआ है कि इन बच्चों को, जो भी छोटे भाई बहन है, इनका सिलेक्शन हो जाए, इनका सिलेक्शन हो जाए। चलिए लिख लीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, कहते हैं ना कि
इस देश से, इस मिट्टी से इस कदर मोहब्बत है मुझे, इस देश से, इस मिट्टी से इस कदर मोहब्बत है मुझे कि इस मिट्टी के रंग में मिल जाऊं, इसकी ख्वाहिश के सिवा और कोई ख्वाहिश नहीं। इस देश से, इस मिट्टी से इस कदर मोहब्बत है मुझे कि इस मिट्टी के रंग में मिल जाऊं, इसके सिवा किसी और की ख्वाहिश नहीं मुझे। मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो जाए, फक्र से नाम लें कि उनका बेटा इस देश के लिए कुछ कर गया, उनका बेटा इस देश के लिए कुछ कर गया। ऐसी उम्मीद मुझे खुद से है, ये सबके मन में होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो लिख लिया होगा आपने। आगे बात करते हैं तो यहां हम लोग बात करेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देखिए अनुच्छेद 29 क्या कहता है। 29 में लिखा हुआ है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इनको अपनी भाषा को सुरक्षित रखने का अधिकार है। भाषा, संस्कृति, लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार है। क्या रखने का अधिकार है बेटा? ये अपनी लैंग्वेज को, किसको? अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, ठीक है, अपने स्क्रिप्ट को, इनको संक्षिप्त या सुरक्षित रखने का अधिकार दिया हुआ है। कहते नहीं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 29 में आता है। किस में आता है? 29 में आता है। और अनुच्छेद 30 की अगर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कि भैया ऐसा कोई भी जो माइनॉरिटीज हैं इन्हें अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। कोई भी शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 में क्या लिखा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। समय समय पर संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता। 32 को, आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा बेटा? संविधान की आत्मा कहा। समझ गए आप लोग? क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा। किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए लिख लिया आप लोगों ने? हाँ लिख लिया होगा आप लोगों ने कि सर ये 3 आर्टिकल हैं जो शिक्षा संबंधित अधिकार हैं, इनको आप लोग लिख लीजिए। ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 रिट जारी की जाती हैं। कितनी? 5 रिट जारी की जाती हैं, जिन्हें हम सुप्रीम कोर्ट में पढ़ लेंगे कि सर मैंडामस होती है, हैवियस कॉर्पस जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, मैंडामस जिसको हम परमादेश कहते हैं, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। सर मेरी हाइट 166 है और मैं 20 साल का हूं, तो मैं 170 हो सकता हूं। सर प्लीज मेरे कमेंट को रिप्लाई दीजिए। दीपक प्रसाद, देखिए अगर आपकी उम्र अभी 20 साल है और 166 आपकी लंबाई है तो बेटा ये चीज आप योगा टीचर से जो योग करवाते हैं उनसे पूछ सकते हैं। हालांकि मेरा ओपिनियन इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। बढ़ने को बढ़ भी सकती है और नहीं बढ़ने को नहीं भी बढ़ेगी। अभी उम्र है आपकी 25 साल तक शायद लंबाई बढ़ती है, तो अभी तो आपकी 20 साल उम्र है, अभी तो बढ़ सकती है आपकी उम्र, आपकी लंबाई, उम्र नहीं लंबाई आपकी बढ़ सकती है। ठीक है जी, ये कॉर्पोरेट जारी करता है। इसका अर्थ है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। ये जर्नली पूछा नहीं जाता है, आपके एग्जाम में जर्नली पूछा नहीं जाता है, तो इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं गया। पिछले मैंने बहुत साल के उठाकर देख लिए, यहां से कभी क्वेश्चन नहीं आया। ये क्वेश्चन जरूर आया है कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, तो संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। तो ये ना पढ़कर बेटा आप ये जरूर पढ़ लेना कि बेटा कि विदेशियों को और भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं। इंडियंस को और फॉरेनर्स को अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, ये तो दोनों को मिलते हैं, भारतीयों को भी और विदेशियों को भी, ये तो दोनों को ही मिलेंगे, ये तो दोनों को ही मिलेंगे। इनको आप लोग लिख लेना, इनको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, यहां तक आप लोग लिख लेना। हिमांशु कह रहा है सर आई हेट यू, बट हिमांशु आई लव यू। हिमांशु कह रहा है सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, आई हेट यू। तो मैं आपसे ये कहूंगा हिमांशु, आई रियली लव यू। आप मेरे छोटे भाई हो तो मैं उस नाते आपसे बहुत प्यार करता हूं, ठीक है। चलिए कितने शैतान हो आप लोग हैं, हेट कर रहे हो, हेट नफरत, लेकिन आपकी इस नफरत में भी तो प्यार है। अगर आप मुझे अपना मानते हो तभी तो नफरत कर रहे हो, वरना किसी गैर से कौन नफरत करेगा। कहते ना नफरत उसी से होती है जिससे प्यार होता है। आप लोग मुझसे प्यार करते हो तभी तो मुझसे नफरत कर रहे हो, वरना क्यों करोगे, है ना। चलिए लिख लिया आप लोगों ने ये। नेक्स्ट है यहां पर कि केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल और केवल भारतीयों को मिलेंगे। तो ये मूल अधिकार आपका समाप्त हुआ। कल डीपीएसपी पढ़ेंगे, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।